तो थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट क्लास में एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर सीखा था। अब उसी में अगला टर्म इनकॉर्पोरेट करना है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम लोग एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मेजर करते हैं। बस इतनी इंफॉर्मेशन है, अदरवाइज डायग्राम देखना है तो मैंने एडजेसेंट में बनाया हुआ है। एक्चुअली में ये सील्ड कंटेनर होता है, इसलिए इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है पूरी स्टडी में। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर से जो भी इंथैल्पी का डेटा मिलता है हमें, दैट रिप्रेजेंट्स इंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको पहला पॉइंट यही लिख लेना है। So write down in bomb calorimeter, write down in bomb calorimeter, in bomb calorimeter, in bomb calorimeter, studies performed, in bomb calorimeter, studies performed, studies performed from rigid container, from rigid container, hence studies performed from studies performed from rigid container, hence from this calorimeter, hence from this calorimeter we get enthalpy at constant volume. Enthalpy at constant volume. इसी को हम लोग डेल्टा ई या फिर डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसी को इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हैं। एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा ई, ये ऐसी को आप इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हो, which is represented by डेल्टा यू। ठीक है, ये इस डिवाइस का फायदा है। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा होगा दैट दिस इज द इंफॉर्मेशन वी हैव गॉन फॉर गॉट फ्रॉम बॉम्ब कैलोरीमीटर, उसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि आपने जितनी भी स्टडी करी है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे करी हुई है। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर को हम लोग किरचॉफ्स इक्वेशन से स्टडी करते हैं। If enthalpy at constant pressure at temperature T1 is delta H1 and at temperature T2 is delta H2, तो उसको किरचॉफ्स इक्वेशन से हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल अपॉन T2 माइनस T1 जो है वो डेल्टा CP रिएक्शन के इक्वल होता है। यहाँ पे जो डेल्टा CP रिएक्शन लिखा हुआ है, ये CP प्रोडक्ट माइनस CP रिएक्टेंट हो जाएगा। अगर कभी भी इस वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा हमें, डेल्टा CP रिएक्शन, ये प्रोडक्ट की मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर में से रिएक्टेंट की मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये वैल्यू सीपी रिएक्शन, सीपी प्रोडक्ट माइनस सीपी रिएक्टेंट हो जाएगा। सीपी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स है उनका सीपी लो, उसमें से सीपी रिएक्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वैल्यू आपको डेल्टा सीपी रिएक्शन से पता चल जाएगी। ठीक है, अब सिमिलरली अगर हम लोग एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखेंगे, so if enthalpy at constant volume of temperature T1 is, let's say, delta E1, and at temperature T2 it is, let's say, delta E2, तो सेम किरचॉफ इक्वेशन इस पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो ये डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 अपॉन T2 माइनस T1 विल बी डेल्टा CV रिएक्शन, और डेल्टा CV रिएक्शन भी बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, CV रिएक्शन, CV प्रोडक्ट माइनस CV रिएक्टेंट। ठीक है, वो डेल्टा CV रिएक्शन निकालेंगे, तो डेल्टा CV रिएक्शन है CV प्रोडक्ट माइनस CV रिएक्टेंट। ये आपका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन आ गया। दोनों इक्वेशन याद रखिए, इन इक्वेशन को हम लोग किरचॉफ इक्वेशन बोलते हैं, विच एक्सप्लेन्स द वेरिएशन ऑफ enthalpy of the reaction या delta H reaction with respect to temperature.
ठीक है, इसके बाद इसका एक क्वेश्चन कर लीजिए तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बहुत सीधा कॉन्सेप्ट होता है। So try to understand through a question. So it's given the heat of reaction for H2 plus half of Cl2 gives HCl at 27 degrees Celsius is minus 22.1 kilocalorie. Calculate the heat of the reaction at 77 degrees Celsius. The molar heat capacity is at constant pressure at 27 degrees Celsius for hydrogen, chlorine, and HCl are given to you. अच्छा, मोलर हीट कैपेसिटी थोड़े बहुत टेम्परेचर चेंज करने के साथ चेंज नहीं होती है, इसलिए इसका ध्यान रखना है कि मोलर हीट कैपेसिटी जो CP/CV वैल्यूज होती है, जब तक टेम्परेचर में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है तब तक इनकी वैल्यू में बहुत माइनर चेंजेस होते हैं या बेटर टू से चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, करिए सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है उससे हमें डेल्टा CP रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो अपने पास इक्वेशन है हाफ ऑफ H2 गैसियस प्लस हाफ ऑफ Cl2 गैसियस गिव्स HCl गैसियस। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन का डेल्टा CP रिएक्शन निकालेंगे अगर हम, तो उसका प्रोडक्ट है HCl। तो पहला केस लिखेंगे CpHCl माइनस, अब हाइड्रोजन कितनी है हमारे पास, हाफ मोल, क्योंकि आप देखो जो डेटा गिवन है वो कैलोरी पर मोल में दे रखा है, तो डेटा पर मोल के लिए तो जितना मोल है उससे मल्टीप्लाई करते हुए चलना। तो CpHCl माइनस हाफ ऑफ CpH2 माइनस हाफ ऑफ CpCl2। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो देखो अपने पास हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl की वैल्यू दे रखी है। तो HCl हो गया 6.8, हाइड्रोजन के लिए वैल्यू दे रखी है 6.82 और क्लोरीन के लिए वैल्यू दे रखी है 7.7। इसको सॉल्व करके पहले डेल्टा CP रिएक्शन निकाल लो, पहला स्टेप, और फिर किरचॉफ इक्वेशन लगा देंगे सीधे सीधे, तो अपना काम बन जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला होगा डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा CP रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व होके देखो डेल्टा CP रिएक्शन की वैल्यू आ गई -0.46। अब डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 करना है, तो डेल्टा H2 आपको निकालना है, वो लिख लो डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 की वैल्यू दे रखी है -22.1। ध्यान रखना होता है वैल्यू विद साइन प्लेस करनी होती है। फाइनल टेम्परेचर देखो दे रखा है 77 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में कन्वर्ट कर लोगे, प्लस 273 और करो, ये आ जाएगा आपका 350 कैल्विन, -27 डिग्री सेल्सियस सॉल्व करेंगे तो 300 कैल्विन, और ये वैल्यू आ रही है -0.46। अच्छा, इसमें थोड़ा और ध्यान देना एक चीज़ का, जो ये वाली वैल्यू है वो देखो किलो कैलोरी में है, और ये वाली वैल्यू किस में आ रही है, कैलोरीज में। तो उसका मतलब उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब सेम यूनिट में आंसर बनेगा। ये वैल्यू आपकी कैलोरीज में आ रही है, तो उसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डेल्टा H2 की वैल्यू आ जाएगी -22.1 माइनस 0.46 इंटू 50 इंटू 10⁻³ इतने किलो कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेल्टा H2 की वैल्यू सॉल्व होकर आएगी -22.123 किलो कैलोरी। तो आप ध्यान से नोटिस कर सकते हो कि टेम्परेचर 50 केल्विन चेंज करा, बट डेल्टा H में अब बहुत ज़्यादा वैल्यू चेंज ही नहीं हुई। जो एक्चुअल वैल्यू थी उसका फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक अफेक्ट नहीं हुआ, उसके बाद वैल्यू चेंज होकर आ रही है। यानी ध्यान से देखो कि अगर -22.1 को हमने राउंड ऑफ करके लिखा होता तो एक्चुअली फिर वही आंसर लिख देते, तो राउंडिंग ऑफ में वही वैल्यू आ जा रही है। इसीलिए आपको याद होगा तो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ टाइम पे जब इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन स्टडी किया था, तो आपको बताया था कि एंथैल्पी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ लगभग निग्लिजिबल होता है, ऑल्दो चेंज होती है, एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बट उसकी वैल्यू में बहुत मेजर चेंजेस नहीं आते जब तक टेम्परेचर बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज ना किया जाए। क्लियर है, तो अगर हमारे पास डेटा गिवन होगा तो आप टेम्परेचर के साथ वेरिएशन स्टडी कर सकते हो, अदरवाइज टेम्परेचर के साथ बहुत माइनर, बहुत स्लोली चेंज होता है, बहुत थोड़े बहुत टेम्परेचर चेंज होने के बाद ज़्यादातर चेंजेस नहीं होते हैं। ये चीज़ अलग से नोट बना के लिख लीजिए।
So write down change of enthalpy with temperature is very small. 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 Hence, for small temperature changes, for small temperature changes, enthalpy can be taken constant. छोटे मोटे टेम्परेचर चेंज के लिए हम लोग एंथैल्पी वैल्यू को कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं, और ऐसा हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइम पे किया था जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन स्टडी किया था, तो वहाँ पे हमने एंथैल्पी को टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट मानते हुए स्टडी कर ली थी। तो जब तक टेम्परेचर में बहुत मेजर चेंजेस नहीं होंगे तब तक एंथैल्पी का टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर में देखो टेक्निकल टर्म्स की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। अगला टर्म लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या इसी को हीट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, डिपेंड्स। तो अगला टर्म लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लिखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या इसी को कभी कभी कॉमन टर्म में हीट ऑफ फॉर्मेशन भी लिख देते हैं। और ध्यान रखना है, मैंने आपको भी स्टार्टिंग में ये चीज़ सिखाई, एंथैल्पी दो तरीके से स्टडी हो सकती है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। वो जैसे भी दिया होगा उसी को स्टडी करेंगे। तो अभी हम एंथैल्पी स्टडी कर रहे हैं। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम दिया होगा तो हम कांस्टेंट प्रेशर निकाल सकते हैं, वो भी आपको सिखाया हुआ है। और कांस्टेंट प्रेशर दिया होगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब पहले इसका मतलब समझना है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन टर्म यूज करते हैं तो व्हाट डज इट मीन। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लो। सो राइट डाउन इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब, इट इज द amount of energy released or absorbed, it is the amount of energy released or absorbed it is the amount of energy released or absorbed when 1 mole of a substance, when 1 mole of a substance is produced from 1 mole of substance is produced from reactants in elemental state, produced from reactants in elemental form या elemental state, produced from reactants in elemental state present in thermodynamically most stable allotropic form. Present in thermodynamically most stable allotropic form. It is the amount of energy released or absorbed when 1 mole of substance is produced from reactants in elemental state present in thermodynamically most stable allotropic form. अब देखो यहाँ पे अभी 3-4 टेक्निकल बातें लिखी गई, उनको एक एक करके समझना है। सबसे पहला टर्म मैंने लिखा है थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म। दूसरी बात ध्यान देनी है, एक मोल सब्सटेंस बनाना है। और तीसरी बात ध्यान देनी है कि रिएक्टेंट्स को एलिमेंटल फॉर्म में लेना है। सो इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन देयर आर 3 थिंग्स व्हिच शुड बी नोटिस्ड। पॉइंट नंबर 1 कि आपको एक मोल सब्सटेंस बनाना है। पॉइंट नंबर 2, जो रिएक्टेंट्स लेने हैं वो एलिमेंट्स के फॉर्म में लेने हैं, मतलब आप कोई कंपाउंड नहीं ले सकते। एंड पॉइंट नंबर 3, जो एलिमेंट्स भी लेने हैं वो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म होनी चाहिए। एक मोल सब्सटेंस बनाना है, रिएक्टेंट्स को एलिमेंटल फॉर्म में लेके बनाना है, और जो एलिमेंट्स हैं वो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म में होने चाहिए।
सबसे पहले हमें ये चीज़ सीखनी है कि थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म का मतलब क्या होता है। तो नेचर में एलिमेंट जिस फॉर्म में डायरेक्टली प्रेजेंट होते हैं, जिसको हमें फॉर्म नहीं करना पड़ता, उसको हम लोग थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म बोलते हैं। तो सबसे पहले आप सारे एलिमेंट्स की थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म के बारे में समझ लीजिए। तो पहला टर्म यहीं पे लिखिए, एलिमेंट्स इन या थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स। थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स। तो देखो, इसमें सबसे पहले लॉजिक ये है कि जो भी एलिमेंट्स गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, वो सब थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म गैसीय स्टेट हो गई। सबसे पहला हो गया गैसीय स्टेट। तो जितने भी एलिमेंट आपको पता है नेचर में डायरेक्टली रूम टेम्परेचर पे गैसीय स्टेट फॉर्म में है, उन सबकी थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म गैसीय स्टेट हो गई। लाइक आपको पता है, पीरियोडिक टेबल टाइम सिखाई है मैंने आपको, कौन कौन सी गैसेज होती है। हाइड्रोजन, इनर्ट गैसेज तो सब होते हैं, आप जानते हो, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। 5 गैसेस तो ये हैं। तो इन सब की थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म मतलब गैसीय स्टेट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीजन के थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म बताओ, तो आंसर होगा गैसीय स्टेट। नाइट्रोजन के थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म गैसीय स्टेट। तो जितनी भी गैसेस होती है नेचर में जो रूम टेम्परेचर पे, उनकी सबकी थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म गैसेस होगी। लेकिन एलिमेंट्स की बात हो रही है, अब CO2 नहीं लेना है, यहाँ पे CO2 कंपाउंड है। तो थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स देख रहे हैं, तो एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये सब गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। और इसके अलावा अगर आप और भी लिखना है तो सारी इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस समझ गए ना कौन कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो सारे इनर्ट गैसेस और हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये हमारे गैसीय स्टेट में थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म हो गए। दूसरा केस लेंगे लिक्विड स्टेट। तो आप जानते हो केवल 2 ही सब्सटेंस है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक ब्रोमीन और एक मरकरी। तो ब्रोमीन और मरकरी की थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन सी हो गई? गैसियस लिक्विड स्टेट। और इसके बाद के जो सब्सटेंसेज है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनकी सबकी थर्मोडाइनमिकली स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म सॉलिड स्टेट हो गई, यानी ऑल अदर एलिमेंट्स। तो बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है वो सॉलिड स्टेट हो जाएगी। अब इसमें सॉलिड स्टेट के केस में कभी कभी डायरेक्ट थोड़ा और प्रिसाइज क्वेश्चन आ जाता है, उसमें एक दो केस थोड़े और सही से समझ लेने। जैसे कार्बन जो है उसकी सॉलिड फॉर्म तो थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म है, बट कार्बन सॉलिड स्टेट में भी दो अलग अलग फॉर्म में मिलता है। जैसे कार्बन डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, कोल है, तो ऐसे अलग अलग फॉर्म मिलते हैं। तो उस केस में जो कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म होती है वो थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है। मतलब अगर क्वेश्चन में केवल कार्बन सॉलिड लिखा है तो भी हम उसे थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म समझ लेंगे। बट अगर सॉलिड स्टेट में भी वो डिफरेंशिएट करा रहा है, आपसे पूछा नहीं सॉलिड स्टेट में बताओ सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है, तो इसका आंसर होता है कार्बन ग्रेफाइट। ये आपको अलग से नोट बना के लिख लेना है। इन जनरल तो ऊपर वाले 3 रूल लगाते हैं, बट 2 सवाल यहाँ पे प्रिसाइज हैं, क्योंकि हम लोग बाद में पी ब्लॉक में इसको पढ़ेंगे जाके, तो अभी यहीं पे बता दे रहा हूँ आपको। कार्बन के केस में कार्बन ग्रेफाइट और सल्फर के केस में रोम्बिक सल्फर, ये थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं। ये चीज लिख लीजिए। फॉर कार्बन, कार्बन ग्रेफाइट, राइट डाउन फॉर कार्बन। बाकियों के केस में केवल सॉलिड स्टेट से भी काम चलेगा, इवन कार्बन के केस में भी सॉलिड स्टेट से काम चलेगा। जब तक कोई प्रिसाइज क्वेश्चन नहीं पूछेगा तब तक आपको नहीं इलेबोरेट करना पड़ेगा। सो लिखिए फॉर कार्बन, कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म, फॉर कार्बन, कार्बन ग्रेफाइट, एंड फॉर सल्फर, sulfur rhombic form, and for sulfur sulfur rhombic form are thermodynamically most stable, are thermodynamically most stable allotropic forms। तो जो गैसेस हैं उनके लिए गैसेस, मरकरी और ब्रोमीन के लिए लिक्विड, बाकी सबके लिए सॉलिड स्टेट थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है।
कार्बन के केस में अगर और प्रिसाइज देखना है तो कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल होता है और सल्फर का रोम्बिक फॉर्म थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, एक पॉइंट समझ आ गया, थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म समझ गए। तो इसका मतलब आप किसी भी कंपाउंड का अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है तो उसका एक मोल बनाना है, एलिमेंट से बनाना है और थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म से बनाना है। तो उस प्रोसेस की जो भी एंथैल्पी होगी उसको हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ एक और पॉइंट है जो आपको साथ में ध्यान रखना है, तो मैं पहले आपको जरा एग्जांपल से समझाऊं उसको लिखना। तो जैसे सपोज करो हमने पहली इक्वेशन लिखी, मैं आपको एग्जांपल सिखा रहा हूँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए, कैसे हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रेडिक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जैसे सपोज करो लिया कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म, कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म लिखा हमने, इसका ऑक्सीजन के साथ गैसियस के साथ रिएक्शन कराई और इससे फाइनली CO2 गैसियस फॉर्म कर दिया। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H नॉट रिएक्शन होगा, मतलब इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी वो एक्चुअली में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 हो जाएगी। कैसे पता चला? देखो, एक मोल CO2 बना, एलिमेंट से बनाया और एलिमेंट भी थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म में। तो हर बार तीन बातें चेक करनी है, प्रोडक्ट का एक मोल बनना चाहिए, जिसकी भी आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख रहे हो उसका एक मोल बनना चाहिए, एलिमेंट से बनना चाहिए और एलिमेंट्स थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म में होने चाहिए। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन आएगा वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, समझ आया पहला एग्जांपल आपको? ये आपका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब सपोज करो इसी में कार्बन ग्रेफाइट की जगह हम गलती से कार्बन डायमंड लिख देते, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच आता वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। इसी चीज़ को एक बार और लिख लो तो आपको डिफरेंस समझ आएगा। अगर सपोज करो सेम इक्वेशन में हम कार्बन ग्रेफाइट की जगह कार्बन डायमंड लिख देंगे अगर गलती से, तो कार्बन डायमंड इज नॉट थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन आएगा वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के इक्वल नहीं होगा, इट विल बी अ डिफरेंट वैल्यू। समझ गए बात को? दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हमने लिखा है N2 गैसेस प्लस 3H2 गैसेस गिव्स 2 अमोनिया गैसेस। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन आएगा वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो 2 मोल अमोनिया बन रही है जबकि हमें बनाना कितना होता है 1 मोल। तो अगर हमें यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया लिखना है तो देयर इज ओनली वन वे कि हम इसको 1 मोल अमोनिया फॉर्म करें, या फिर जो डेटा आ रहा है उसको बाद में हाफ कर दें, तो भी एक ही बात है। मतलब अगर हम इसका डेल्टा एच नॉट रिएक्शन को हाफ करते हैं तो भी एंथैल्पी ऑफ अमोनिया बन जाएगा, या फिर ऑलरेडी इस इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करके लिखो। सो हाफ ऑफ N2 प्लस 3/2H2 गिव्स 1 मोल ऑफ अमोनिया। तो अब इसका जो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन आएगा वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के इक्वल हो जाएगा। समझ आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो जो भी सब्सटेंस बनाना है थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म से बनाना है, एलिमेंट से बनाना है और एक मोल बनाना है। जैसे देखो अगला एग्जांपल है कार्बन ग्रेफाइट की रिएक्शन, हाफ मोल ऑक्सीजन से करा के अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड बना देंगे तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। समझ आई टेक्निक? तो कोई भी सब्सटेंस एक मोल बनाना है, थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म से बनाना है और एलिमेंट से बनाना है। इन चार बातें हैं बस, इन पे ध्यान देना है। अगला केस जैसे हमने लिखा देखो, हाइड्रोजन गैसियस प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन गैसियस, इससे हमने प्रोडक्ट बनाया वाटर लिक्विड, वाटर की स्टेबल फॉर्म लिक्विड है। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन आएगा ये आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। समझ गए टेक्निक? तो किसी भी रिएक्शन के अगर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है तो द टेक्निक इज एक मोल बनाना है, थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म से बनाना है और एलिमेंट से बनाना है। तीन बातें बस ध्यान रखनी है तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म इज टेकन जीरो। टेकन जीरो मतलब ये एक्चुअली में जीरो नहीं होता, बट हमने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया है। जो एलिमेंट्स अपने थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म है उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो मान लिया जाता है और फिर उसके रिस्पेक्ट में बाकी सबकी एंथैल्पी कैलकुलेट करी जाती है। सो यू में से इट इज अ रेफरेंस पॉइंट
यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को उसके थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म में अगर हम ले रहे हैं तो हम मान लेते हैं उसको फॉर्म करने में हमें कोई भी इंथैल्पी या एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, तो उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो हो जाता है। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन देखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन 2008 एडवांस 2010 का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड द स्पीशीज व्हिच हैव बाय डेफिनेशन हैज जीरो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ध्यान से देखो उसने लिखा ना बाय डेफिनेशन, क्योंकि जीरो होता नहीं है, हमने अज्यूम कर लिया जीरो होता है क्योंकि वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो स्पीशीज व्हिच बाय डेफिनेशन हैव जीरो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन इज, तो कौन सा आंसर होगा इसका? एलिमेंट्स इन थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म है जीरो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो ये एलिमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ ब्रोमीन लिक्विड होना चाहिए था, ब्रोमीन गैस, क्लोरीन गैसियस है, ये इसका आंसर हो गया। वाटर तो एलिमेंट ही नहीं है और CH4 भी एलिमेंट नहीं है, तो दोनों कंपाउंड है, तो उसमें कुछ देखना ही नहीं है, तो इसका आंसर केवल हो जाएगा बी। मज़ेदार बात ये थी कि मल्टी करेक्ट में आया था क्वेश्चन, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने गलत कर दिया, उन्होंने सोचा मल्टी में आया तो दो आंसर तो होने ही चाहिए, तो गलत कर दिया। तो सर अगर दो पे जबरदस्ती टिक तो एक जबरदस्ती से फोर गैसेस लिख दिया और गलत कर दिया सवाल, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट है ही नहीं, ये तो कंपाउंड है। एलिमेंट्स के लिए रूल होता है, कंपाउंड के लिए थोड़ी ना होता है। ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, तो ये दो तो आंसर हो ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, इसमें तो दिमाग ही नहीं खर्च करना था। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म, तो एक तो Cl2 गैसियस सही है, यहाँ Br2 अगर लिक्विड स्टेट में होता तो थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म हो जाती। समझ गए? बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था, इसमें हो गया सवाल। चलो इसका अगला क्वेश्चन देखो, ये 2019 का JEE एडवांस का क्वेश्चन है। In this question they have asked choose the reactions from the following options for which the standard enthalpy of the reaction is equal to standard enthalpy of formation। तो अभी मैंने आपको फंडा सिखाया कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं। जब एक मोल सब्सटेंस बनाएंगे, एलिमेंट से बनाएंगे और थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म से बनाएंगे। ठीक है, तो देखो पहले वाले इक्वेशन में 2 मोल वाटर बना दिया, ये गलत हो गया। दूसरे वाले इक्वेशन में देखो 1 मोल ओजोन बना रहा है, सही है। ऑक्सीजन से बना रहा है, ये भी सही है, और ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में, तो ये भी सही है। इसका मतलब 20 का आंसर हो गया। सी में देखो, कार्बन गैसेस, सबसे पहले देखो 1 मोल C2H6 बनाना है, ये सही है। एलिमेंट से बनाना है हाइड्रोजन और कार्बन, ये भी सही है। लेकिन एलिमेंट इन मोस्ट स्टेबल फॉर्म नहीं दे रखा है, कार्बन गैसेस दे रखा है, ये गलत हो गया भाई, ये भी नहीं लेना आंसर में। समझ गया इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम है कार्बन गैसियस, ये कार्बन सॉलिड होता है या कार्बन ग्रेफाइट लिखा होता तो सही हो जाता है। अगले वाले केस में देखो 1 मोल SO2 बन रहा है, परफेक्ट। सल्फर से बना रहा है और ऑक्सीजन से बना रहा है, ये भी परफेक्ट। ऑक्सीजन गैसेस ले रखा है, सल्फर सॉलिड ले रखा है, ये भी करेक्ट। तो इसका आंसर हो गया BND। समझ आ गया कैसे BND? ऑप्शन ए क्यों गलत है? क्योंकि 2 मोल वाटर बना दिया है। ऑप्शन सी क्यों गलत है? क्योंकि वहाँ कार्बन सॉलिड होना चाहिए था। समझ गए? मतलब अगर इसके करेक्ट रिएक्शंस लिखने हैं तो ए को अगर करेक्ट करना है तो इट शुड बी H2 प्लस हाफ O2 इज वाटर लिक्विड, तो ये आंसर हो जाता। दूसरे वाले क्वेश्चन में 2 कार्बन सॉलिड प्लस 3 H2 गैसेस गिव्स 2 C2H6 गैसेस, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा BND। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H नॉट रिएक्शन से। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिपोर्ट करना होगा, डेल्टा H नॉट रिएक्शन, तो ये एक्चुअली में होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दिस इज एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। So enthalpy of reaction is enthalpy of formation of products minus enthalpy of formation of reactants। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल लिखता हूँ आपके लिए। सपोज करो हमने CH4 का कंबशन कराया, या कोई भी रिएक्शन लिखो जो भी तुम्हें अच्छी लगे। जैसे मान लो हमने रिएक्शन लिखा CH4 प्लस 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैसियस, इससे हमने बनाया CO2 गैसियस प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर लिक्विड, ये हमने रिएक्शन लिखी। तो अगर इस रिएक्शन का डेल्टा H नॉट रिएक्शन लिखेंगे तो ये आएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू 2, 2 मोल बनाना है,
माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, ठीक है। ऑल्दो मुझे माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2 भी लिखना चाहिए, लेकिन आप जानते हो ऑक्सीजन क्या है, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म है, उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा, 0, तो उसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक बार चाहो तो लिख लो, उसके बाद फिर इसको आदत डाल लेना कि बार बार लिख के टाइम नहीं खराब करते हैं। सो नेक्स्ट में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2 और सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, बट वो वैल्यू ही 0 है तो सब्ट्रैक्ट करने कोई मतलब ही नहीं है, इज वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आपको पता है कि यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 0 है। तो यही हमारा एक्सप्रेशन जब हम अगले स्टेप में लिखेंगे तो ऑक्सीजन वाला टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतने से भी काम चल जाएगा। आगे बात समझ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जैसे मान लो हम अमोनिया वाला एग्जांपल अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया था, अमोनिया के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को लिंक करना चाह रहे थे, तो अभी देखो अगर उस चीज़ को लिखोगे तो आपको पिछली इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन से भी बात समझ आएगी कि क्यों मैंने ऐसे बोला था कि एक मोल सब्सटेंस बनाना है, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म से बनाना है, तो क्यों करा था वो देखो, अभी यहाँ पे डेटा लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, हाफ ऑफ N2+3/2H2 गैस अमोनिया गैसेस, इसका डेल्टा H नॉट रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के इक्वल आएगा। आप लॉजिक से चेक कर लो, अगर हम इसका डेल्टा H नॉट रिएक्शन लिखेंगे तो ये आएगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया माइनस, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। अब रिएक्टेंट सब एलिमेंट ले रखे हैं और थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म में ले रखे हैं, तो सब 0 हो जाएगा, तो अपने आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बन जाएगा। सो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन इंटू हाफ माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इंटू 3/2, ये लिखना चाहिए था एक्चुअली में, बट आपको डायरेक्टली पता है सिंस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन is equal to enthalpy of formation of hydrogen and this is equal to 0। समझ गए? Okay, I found. कितना क्लियर हुआ? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन दोनों वैल्यू 0 हैं, तो आगे ऊपर वाली वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन जो था तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो गया। अभी इसी का दूसरा एग्जांपल था जिसमें मैंने 2 करके मल्टीप्लाई करा था, तो अभी आप देखो वो डबल आ जाएगा, अपने आप ही सॉल्व करके देख लो एक बारी करके वो भी। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, N2+3H2 इसके लिए हम लोगों ने चेक किया था डेल्टा एच नॉट रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के इक्वल नहीं आएगा। चेक करते हैं इसको, अगर इसका डेल्टा एच नॉट रिएक्शन लिखेंगे तो आएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इंटू 2 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इंटू 3, ठीक है। अब आपको पता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 0 है, तो यहाँ से देखो डायरेक्टली डेल्टा एच नॉट रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ऑटोमेटिकली देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के इक्वल नहीं है, और अगर हमें कभी भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इस डेटा से निकालना पड़ेगा तो बस क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन में 2 से डिवाइड कर देंगे। आगे बात समझ। नेक्स्ट हम लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और इसी को हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं। तो राइट डाउन, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, it is the amount of energy released it is the amount of energy released when 1 mole of substance it is the amount of energy released when 1 mole of substance is completely burnt 1 mole of substance is completely burnt in presence of excess of air or oxygen, completely burnt in presence of excess of air or oxygen। देखो दो बातों पे ध्यान देना है, एक तो 1 मोल सब्सटेंस का कंबशन कर रहा है और दूसरा कंप्लीटली बर्न होना चाहिए, मतलब पार्शियल कंबशन की स्टेट में अगर एनर्जी रिलीज्ड है तो उसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब देखो अगर हम सबसे पहले एग्जांपल लें तो नाउ वी चेक सम एग्जांपल्स।
तो देखो पहले केस में कार्बन ग्रेफाइट का हमने ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराया, CO2 गैसेस बनाया। फिर ये डेल्टा एच नॉट रिएक्शन, इसका देखो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। कैसे पता चला? 1 मोल कार्बन ग्रेफाइट का कंप्लीट कंबशन कराया ऑक्सीजन के साथ, CO2 बनाया, तो 1 मोल सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न। अगले केस में देखो 1 मोल कार्बन डायमंड लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के CO2 गैसेस बनाया। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन है वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डायमंड हो जाएगा। अगले रिएक्शन में देखो कार्बन ग्रेफाइट की रिएक्शन 1/2 मोल ऑक्सीजन से करा के CO गैसेस बना दिया, तो देखो कंप्लीट कंबशन नहीं है। तो यहाँ जो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन है वो देखो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट के बराबर नहीं है। मेक इट वेरी क्लियर, इट्स नॉट इक्वल बिकॉज कंप्लीट कंबशन नहीं है। आपने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया हुआ है, पार्शियल कंबशन। कंप्लीट कंबशन एक्सेस ऑफ एयर होता तो यहाँ CO2 बनता। ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट नहीं है। अगले केस में देखो हाइड्रोजन के हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, 1/2 मोल, 1 मोल वाटर बनाया, 1 मोल हाइड्रोजन का कंबशन हुआ। तो इसका जो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन है वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैसेस होगी। ठीक है। अगले रिएक्शन में देखो CH4 का 1 मोल लिया, ऑक्सीजन के साथ बंद करा के CO2 एंड वाटर बना दिया कंप्लीट। तो कंप्लीट कंबशन हुआ 1 मोल CH4 का, तो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 के इक्वल हो गया। लास्ट रिएक्शन में देखो अगर, तो C2H2 के देखो हमने 2 मोल ले लिए। कंबशन तो कंप्लीट हुआ है बट 2 मोल ले लिए, तो देखो यहाँ पे भी डेल्टा एच नॉट रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल? इट्स नॉट इक्वल। व्हाई इट इज नॉट इक्वल? बिकॉज 2 मोल्स ऑफ C2H2 कंबशन हो रहा है। इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? समझ आया? डन? समझ गया ना? 1 मोल सब्सटेंस का कंप्लीट कंबशन कराना है, 2 बातें चेक करनी है, कंप्लीट कंबशन, 1 मोल सब्सटेंस। और ध्यान रखना है यहाँ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, इसलिए प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है? क्लियर हो गई बात? चलो, उसके बाद देखो अगले केस पे चलते हैं। एक क्वेश्चन लिखो। When 2 moles of C2H6 are completely burnt, 3120 kilojoule of heat is released. अब हीट रिलीज है तो माइनस साइन लिखेंगे, ठीक है ना? Calculate heat of formation of C2H6 in the if heat of formation of CO2 and water are minus 395 kilojoule per mole and minus 286 kilojoule per mole respectively. तो इसका मतलब आपको C2H6 का कंबशन दिया हुआ है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो C2H6 का कंबशन लिखो। तो C2H6 की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करेंगे तो इट विल फॉर्म CO2 एंड वाटर। क्वेश्चन में देखो क्लियरली गिवन है कि जब हम 2 मोल C2H6 को बर्न करा रहे हैं तब इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन तब होता है जब हम 1 मोल सब्सटेंस का कंप्लीट बर्न करा रहे होते हैं। अभी हमने 2 मोल बर्न कराया हुआ है। पहले इक्वेशन लिखो C2H6 प्लस O2 की CO2 एंड वाटर। तो अगर उसको बैलेंस करेंगे तो देखो 2CO2 बनेगा, 3H2O बनेगा, राइट? अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो ये 7/2 आ जाएगा। अब आपको चूंकि 2 मोल ही दे रखा है तो कोई बात नहीं, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2C2H6 हो गया, 7O2 हो गया, 4CO2 हो जाएगा और 6 वाटर हो जाएगा। बैलेंस हो गई। अब देखो यहाँ पे 2 मोल C2H6 का कंबशन होगा तो इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में। इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट रिएक्शन गिवन है -3120 किलो जूल। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। और ध्यान से देखो क्वेश्चन में गिवन है 2 मोल, तो हमने देखो 2 मोल्स के लिए इक्वेशन लिखी है। 2 मोल के कंबशन से रिएक्शन आ रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ गया पहले सब? या बेटर रास्ता होता है अगर हम इसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन की तरह लिखते तो जो वैल्यू दी गई उसको पहले बाई 2 करते, तो फिर आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन पता चलता, फिर हम वेरीफाई करते। तो अभी हमने जो इक्वेशन लिखी है वो 2 मोल्स ऑफ C2H6 के लिए लिख दी है। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये चीज समझ गए ना? ठीक है, चलो अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें फर्दर, तो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया कि डेल्टा एच नॉट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर इसका डेल्टा एच नॉट रिएक्शन लिखेंगे तो आएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 into 4 minus enthalpy of formation of water, sorry, enthalpy of formation of CO2 into 4 plus enthalpy of formation of water into 6, ये प्रोडक्ट हो गए, माइनस enthalpy of formation of C2H6 into 2। ऑक्सीजन थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एरोट्रॉपिक फॉर्म में है तो उसका enthalpy of formation 0 हो जाएगा, दैट वी नीड नॉट टू राइट। ये इक्वेशन हो गई।
आप देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर गिवन है, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन गिवन है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 आ जाएगा सॉल्व होके। करिए डेटा पुट। So if you put the values, it becomes -1320 is equal to -395 into 4 -286 into 6 minus enthalpy of formation of C2H6 into 2। ये रिजल्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से enthalpy of formation of C2H6 सॉल्व होके आएगा -88 किलो जूल पर मोल। आप एक बार वेरीफाई करके देख लीजिए, कुछ डाउट है तो बताइए। यस, तो -88 किलो जूल पर मोल आएगा। अब नोट बना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए जो आपको क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। सबसे पहले पॉइंट पे लिखिए, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, enthalpy of combustion is always exothermic process. Enthalpy of combustion is always exothermic process, except दो केस बस बचाने, N2 plus O2 gives 2NO। इस रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव होता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और दूसरी रिएक्शन F2 plus O2 gives OF2। इसका भी डेल्टा H पॉजिटिव होता है और ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसके अलावा जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सब एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, केवल N2 plus O2 gives 2NO, ये एक एंडोथर्मिक कंबशन है। एक F2 plus O2 gives F2 plus half of O2 gives OF2, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा जितने भी कंबशन प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे सब एक्सोथर्मिक होंगे। तो दूसरा प्रोसेस आपको पहले भी सिखा रखा है कि एंडोथर्मिक मतलब होता है हीट रिलीज, सॉरी एंडोथर्मिक मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब। एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब, और अगर हीट एब्जॉर्ब होगा तो उसका डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव लिखेंगे। और अगर एक्सोथर्मिक कहीं पे लिखा होगा तो एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज। इस केस में डेल्टा H हमेशा नेगेटिव लिखेंगे। दोनों बातें क्लियर? साइन का ध्यान रखना है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है तो उसको नेगेटिव लिखना है ऑलवेज। केवल दो रिएक्शन जो मैंने ऊपर वाले लिखे हैं तो वो रेयरली पॉसिबल है जो पूछा जाए, अदरवाइज एंथैल्पी ऑफ कंबशन जब भी बोला जाएगा किसी भी सब्सटेंस के, ऑलवेज हीट रिलीज, इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव लिखना है कंबशन के प्रोसेस में, या एक्सोथर्मिक लिखना है। ठीक है, तीसरी बात जो नोटिस करने की है वो देखो, अगर हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस लिख रहे हैं तो ये एग्जैक्टली एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट होता है। इसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम डायरेक्टली रिजल्ट की तरह यूज करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और ग्रेफाइट का एंथैल्पी ऑफ कंबशन एक ही बात है। आप जरा इक्वेशन से इस चीज को ध्यान से देखो, तो अगर हमने कार्बन ग्रेफाइट की रिएक्शन देखो ऑक्सीजन से कराई और उससे CO2 एंड वाटर बनाया हुआ है, तो यही देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट है। और हम इसी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी बोल सकते हैं। एक मोल CO2 बनाना है थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म से एलिमेंटल फॉर्म में, तो सेम ही बात तो हुई। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैसेस इज सेम थिंग। क्वेश्चन में ये डेटा बहुत बार यूज करेंगे, इसको सीधे रिजल्ट की तरह याद रखना है। So enthalpy of formation of CO2 is same as enthalpy of combustion of carbon graphite। समझ गए बात? सिमिलरिटी अगर आप वाटर के केस में भी यही चीज चेक करो तो दूसरी इंफॉर्मेशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो है enthalpy of formation of water जो होगा, enthalpy of formation of water जो है वो एक्चुअली में enthalpy of combustion of हाइड्रोजन गैसेस हो गया। इसको हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्टली रिजल्ट की तरह यूज करेंगे। अगर कहीं भी ये चीज़ आपको मिलेगी तो आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इज इट ओके?